आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड सेशन 2022-23 क्लास 10 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो टाइम है इसमें 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन हैं, ABCDE। और सेक्शन ए में 20 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 मार्क्स है हर क्वेश्चन में। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें 5 मार्क्स है ईच में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में देखिए 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें 4 मार्क्स हैं। इसके हर पार्ट का जो वैल्यू है ना 1 एंड 2 मार्क्स का है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरे में 1 मिलेगा, और जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसमें 2 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए बोलता है यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट के बेस वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर जो इंस्ट्रक्शंस है वो इस 7 नंबर में बोलता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन इंटरनल चॉइस दिया हुआ है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में। एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। और एक इंटरनल चॉइस दिया गया है कि जो सेक्शन ई में 2 मार्क्स का क्वेश्चंस है उसमें भी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रा नीट फिगर्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे बहुत सुंदर आपको फिगर ड्रा करना है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, अगर वो दिया नहीं है तो। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू p टू द पावर 3 q टू द पावर 4 एंड b इक्वल टू p स्क्वायर q टू द पावर 3 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। तो देखिए a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहाँ पे a का वैल्यू p का पावर 3 q का पावर 4 और b का वैल्यू p का पावर 2 और q का पावर 3 है। और यहाँ पे p और q जो है ना प्राइम नंबर्स हैं। उसके आगे बोलता है कि इफ़ ए शेप ए बी इक्वल टू p टू द पावर m q टू द पावर n एंड एलसीएम ए बी इक्वल टू p टू द पावर r q टू द पावर s, देन इन ब्रैकेट m प्लस n इंटू इन ब्रैकेट r प्लस s इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे ए शेप ए बी है p का पावर m और q का पावर n, और एलसीएम ए बी है p का पावर r और q का पावर s। तो हमको निकालना है कि m प्लस n इंटू आर प्लस एस कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को a और b का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए HCF फाइंड आउट करने के लिए और LCM फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो देखिए a को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो p इंटू पी इंटू पी, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, और b को करेंगे तो p इंटू पी, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। अब देखिए इसका HCM जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कितने इसमें कॉमन है, तो ए पी कॉमन है, ए बी पी कॉमन है, ए क्यू कॉमन है, ए बी कॉमन है और ए बी कॉमन है। तो इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। तो ये हो गया p का पावर 2 और q का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो पावर है ना m यहाँ पे 2 की इक्वल है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 2 आ गया और n इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली हम लोग अब यहाँ पे एलसीएम ए बी निकालेंगे तो एलसीएम ए बी जो है ना p का पावर r और q का पावर s होगा। तो देखिए एलसीएम क्या होगा कि जो HCF है उसमें हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग इसके फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया p का पावर 2 और q का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई p इंटू क्यू। तो ये हो जाएगा p का पावर 3 और q का पावर 4, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 आ गया और s इक्वल टू आ गया 4। तो हमको जो चाहिए वो क्या है कि m प्लस n इंटू आर प्लस एस, ये हमको चाहिए। तो यहाँ पे m है 2 और n है 3, r है 3 और s है 4। तो ये हो गया 5, 2 प्लस 3 5 इंटू 7, तो 5 7 जा 35। तो इसका आंसर जो है ना वो 35 होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो है ना ऑप्शन सी 35 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लेट p बी ए प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p। तो देखिए यहाँ पे p को ने एक प्राइम नंबर दिया है। प्राइम नंबर मतलब इसका एक ही फैक्टर होगा 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर्स ऑफ p। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा
जिसके रूट्स जो है ना वो p के फैक्टर्स होंगे। तो देखिए p एक प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और p इटसेल्फ। ठीक है, तो हमको दो यहाँ पे रूट जो है मिल गए हैं, एक रूट है p और दूसरा रूट है 1। तो देखिए यहाँ पे लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हियर p इज अ प्राइम नंबर सो इट्स फैक्टर्स आर 1 एंड p। p एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और p होगा। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 हो गया और बीटा इक्वल टू p हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि जो p के फैक्टर्स हैं ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब रूट्स अगर हमको मालूम हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है 1 और बीटा है p प्लस अल्फा इंटू बीटा p हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन किस में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस 1 है जो कि 1 प्लस पी के इक्वल है एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सेकेंड का जो है ना ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। अब इसमें क्वेश्चन थर्ड है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अल्फा और बीटा जो है ना ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के जीरोस हैं एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा देन p इज। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको और यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है उसको। अब इसको कंपेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो है ना जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो p है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -2 है और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c जो है ना वो 3p के इक्वल है। हमको मालूम है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपाने होता है जो कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपाने होता है जो कि यहाँ पे अल्फा बीटा है। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और -2 डिवाइडेड बाई ए जो है ना वो यहाँ पे p है तो 2/p मिल गया। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा यहाँ पे है c अपाने c यहाँ पे 3p है और a यहाँ पे p है तो p से p कट गया तो ये मिला हम लोग को 3। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2/p मिला और अल्फा बीटा जो है ना वो 3 मिला। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/p इक्वल टू 3। अब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देखते हैं p का जो आंसर है ना 2/3 कौन से ऑप्शन में है। तो थर्ड का देखिए ऑप्शन बी होगा 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड इन ब्रैकेट 2k माइनस 1 x प्लस इन ब्रैकेट k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकन्सिस्टेंट देन k इक्वल टू। तो देखिए इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो ठो दिया हुआ है और बोलता है कि ये इनकन्सिस्टेंट है। तो जो इनकन्सिस्टेंट का कंडीशन है ना वो इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना उससे हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे a1 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू 1 है और c1 इक्वल टू -1 है। सिमिलरली a2 इक्वल टू है इन ब्रैकेट 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू है इन ब्रैकेट k माइनस 1 और c2 इक्वल टू है माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इनकन्सिस्टेंट है। तो इनकन्सिस्टेंट का जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होता है। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए a1 जो है ना 3 है, a2 क्या है 2k माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे b1 जो है वो 1 है और b2 जो है ना वो k माइनस 1 है। इसको पुट करने का जरूरत हम लोग को नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3k माइनस 3 हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 3 के साथ होगा और 2k माइनस 1 का 1 के साथ होगा तो होगा 2k माइनस 1। 2k को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 2k और -3 को इधर करेंगे तो +3 हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हमको मिलेगा k इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको k का वैल्यू क्या मिल गया 2।
तो देखते हैं ऑप्शन में k इक्वल टू 2 किस में है। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना वो सही होगा, क्योंकि डी में जो वैल्यू दिया है k का वो 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज टेकन इन ऑर्डर आर P3 4 Q minus 2 3 and R minus 3 minus 2 then the coordinates of its fourth vertex S are। तो देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS, उसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और चौथा को ये पूछ रहा है। तो इसमें जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम लोग ये जो फोर्थ वर्टेक्स है उसको निकाल सकते हैं। अब इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट ओ होगा दोनों डायगोनल का ये बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P और R के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, ये जो P का x वाला है और R का x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका सम, तो 3 माइनस 3/2, ये 0/2 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। x का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 आया। और y इक्वल टू होगा ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक। तो हमको x और y क्या मिला यहाँ पे, 0 और 1। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो m n है जो हमको निकालना है, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम इसी फार्मूला से निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। m प्लस जो q का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि s जो है ना s का x कोऑर्डिनेट है m, तो m प्लस माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये 0 है। तो यहाँ पे m माइनस 2 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2। तो m का वैल्यू हमको 2 मिला। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे निकालेंगे n, तो यहाँ पे देखिए n निकालने के लिए क्या करना है, तो y इक्वल टू होगा n प्लस 3/2, सेम वही चीज़, इन दोनों का सम का जो बीच का भाग है y है। अब यहाँ पे y का वैल्यू है 1 और n हमको निकालना है, तो m प्लस 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर n प्लस 3 इक्वल टू 2, r यहाँ पे n इक्वल टू होगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ पे m n हमको क्या मिला, m मिल रहा है 2 और -1, ठीक। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 -1 कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है ना 2 -1 है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ गए हैं। तो 6 में बोलता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना वो पी क्यू आर के सिमिलर है। इफ ए एम एंड पी एन आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए एम और पी एन जो है ना अल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोलता है दिया हुआ है दो साइड का जो स्क्वायर है उसका रेशियो दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9, देन ए एम रेशियो पी एन इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ यूज किया है या जो हमको जानना है वो क्या होता है कि साइड का जो स्क्वायर होता है उसका जो रेशियो है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो वो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्विवेलेंट होता है। चलिए इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल को मैंने ड्रा किया है। ए बी सी है, इसका अल्टीट्यूड एम है, पी क्यू आर है, इसका अल्टीट्यूड जो है ना पी क्यू है। यहाँ पे गिवन है ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9 और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जो फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था ये वाला फार्मूला है कि इनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स का स्क्वायर है उनके जो रेशियो है ना वो इक्वल होते हैं अल्टीट्यूड के रेशियो से। तो यहाँ पे जो पूछा है हम लोगों को ए एम रेशियो पी क्यू, ये हो जाएगा √ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4:9 इक्वल टू 2:3, ठीक। तो इनके जो रिस्पेक्टिव अल्टीट्यूड्स हैं इसका रेशियो होगा 2:3। तो देखते हैं ऑप्शन में 2:3 कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट होगा 2:3। अब इसमें क्वेश्चन 7 है, इफ़ एक्स tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन x इक्वल टू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60 के फॉर्म में 10 को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री के जगह में लिखेंगे sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, क्योंकि 10 इक्वल टू साइन बाई cos होता है, इंटू cos 60 करेंगे इक्वल टू यहाँ पे sin 60।
और सिमिलरली कॉट 60 की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, ठीक। क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपन साइन होता है। साइन 60 कैंसिल और कॉस 60 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे कॉस 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन ऑप्शन में जो है ना कॉट 60 डिग्री नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री भी होता है ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना tan 30 डिग्री होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन में ना जो कॉट 60 डिग्री है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉट 60 जो है ना tan 30 के इक्वल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलता है कीप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू। तो अगर हमको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको 1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू 1 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 की जगह में फिर से यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 का वैल्यू इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, इस साइन थीटा से कट गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस थीटा से कट गया, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा साइन बाई कॉस टेन थीटा प्लस कॉस अपन साइन कॉट थीटा। तो यही हमको निकालना था। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे हमको मालूम है कि है। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी। ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें डी जो है ना वो बी सी के पैरेलल है। ए इक्वल टू ए यूनिट्स, ए यूनिट्स दिए हुए हैं। ई सी, ये जो ई सी है बी यूनिट्स है, और ये जो डी है एक्स यूनिट्स है, एंड बी सी इक्वल टू यहाँ पे वाई यूनिट्स है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि नीचे 4 ऑप्शन में क्या ट्रू होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी और एक बड़ा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, और दोनों ट्रायंगल में डी जो है ना बी सी के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल होगा एंगल ए डी वो एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, और सिमिलरली यहाँ पे एंगल ए कॉमन है, और एंगल ए ई डी जो है ना वो एंगल ए सी बी के सिमिलर होगा, क्योंकि डी और बी सी जो है ना पैरेलल है, और यहाँ पे जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है, और इधर के लिए ए बी जो है ना वो ट्रांसवर्सल है। तो इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल जो है ना यहाँ पे सिमिलर होंगे। तो जैसे कि हमने जाना है कि ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए बी सी में डी जो है ना बी सी के यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, तो जो एंगल ए डी ई है वो एंगल ए बी सी के बराबर है, और ए ई डी जो है एंगल ए सी बी के बराबर है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ए सी ट्रांसवर्सल है और ए बी ट्रांसवर्सल है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। और इसका रूल क्या होगा, एंगल रूल से होगा ये। अब देखिए अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना उसका रेशियो इक्वल होगा, मतलब ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल होगा डी ई डिवाइडेड बाई बी सी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू जो है ना वो ए है, और ए सी क्या है, ए ई प्लस ई सी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू डी जो है एक्स है और बी सी वाई है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट होगा। तो देखते हैं किसमें वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है
एक्स इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 बोलता है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए डी पैरेलल बी सी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे ए डी जो है ना वो बी सी के पैरेलल है एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए डी जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। इफ़ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2। तो ये जो ट्रेपेजियम इसमें बोल रहा है उसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे ऐसा कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2 है। देन बी सी इक्वल टू क्या होगा? तो इसको सबसे अच्छे फिगर से समझते हैं। अब इस फिगर को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ट्रेपेजियम हमने बनाया हुआ है ए बी सी डी। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी जो है ना बी सी के पैरेलल है। तो इसको ध्यान से बनाना है क्वेश्चन को समझते हुए कि ए डी जो पैरेलल है किसके? बी सी के है। और यहाँ पे ए डी ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसमें जो रेशियो हैं ए ओ रेशियो ओ सी और डी ओ रेशियो ओ बी ये दिया हुआ है 1/2 और हमको पूछा है कि बी सी कितना होगा। तो सबसे पहले दो टैंगल लेंगे, टैंगल ओ ए डी और टैंगल ओ सी बी। इन दोनों टैंगल में देखिए ये जो एंगल ओ बी सी है वो इक्वल है एंगल ओ डी ए के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि ए डी बी सी जो है ना यहाँ पे पैरेलल है और बी डी और ए सी जो है ना यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली एंगल ओ सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए डी के। ठीक, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। और यहाँ पे एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसको लिख देंगे कि ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी बी एंगल रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं ना, वो भी रेशियो में होंगे। तो ये हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू ए डी अपान बी सी इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे ए डी हमको मालूम है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 अपान बी सी इक्वल टू 1/2। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू 4 × 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे बी सी क्या मिल गया? 8 सेंटीमीटर मिल गया। तो देखते हैं ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 है, इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। दो टेंजेंट्स हैं जिनका एंगल ऑफ इंक्लेशन जो है वो 60 डिग्री का है और एक सर्कल से ये ड्रॉन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो हमको बताना है कि हर टेंजेंट का लेंथ जो है ना वो कितने के इक्वल होगा। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट ए बी और बी सी यहाँ से ड्रॉन है। तो यहाँ पे हमको निकालना है ए बी या बी सी इक्वल टू कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी में देखते हैं, ये वाले ट्रायंगल में और ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ओ बी बराबर ओ बी कॉमन है और यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस है, दोनों इक्वल है। और ए बी इक्वल टू सी बी क्या है? टेंजेंट्स जो हैं एक ही सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होते हैं तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो देखिए उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ट्रायंगल ओ ए बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ सी बी के साइड रूल से। ठीक, तो इसमें एंगल ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ बी सी। ये दोनों एंगल जो है ना, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल हमको 30 डिग्री मिल गया। तो और हमको निकालना क्या है? ए बी। और हमको मालूम है ये यहाँ पे ओ ए मालूम है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है ओ ए डिवाइडेड बाई जो इसका बेस है ए बी हमको निकालना है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू होगा
ओ ए डिवाइडेड बाई 1030, तो ओ ए यहाँ पे है 3 और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 1 यहाँ पे हो जाएगा √3। अब √3 ऊपर जाएगा तो हमको मिलेगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया यहाँ पे वो है 3√3 सेंटीमीटर। तो 11 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, कि उस सर्कल का एरिया कितना होगा जो एक स्क्वायर के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, और ये जो स्क्वायर है उसका साइड जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, उसके अंदर में ये जो सर्कल है ना वो इंस्क्राइब्ड है। अब इसमें ये जो सर्कल है उसका डायमीटर हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और रेडियस मिलेगा डायमीटर का हाफ इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्वायर का साइड है ना वो इस सर्कल का डायमीटर है। अब रेडियस हमको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जो पूछा है क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई के वैल्यू को पाई रखेंगे, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना इसका जो एरिया हो जाएगा जो इस स्क्वायर के अंदर में सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो देखते हैं ऑप्शन में 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है। तो देखिए 12 में जो ऑप्शन डी है ना वहाँ पे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज 6√3 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है ना वो 6√3 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल का जो लेंथ है वो 2√3 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज, तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का है वो कितना होगा। यहाँ पे इस क्यूबाइड का लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट एच लेना है, जैसे कि डायग्राम में मैंने इसको बताया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें गिवन है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट जो है ना 6√3 सेंटीमीटर है, और ये जो डायगोनल है उसका फार्मूला होता है √L² + B² + H² इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको जो पूछ रहा है यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो कि 2 इन ब्रैकेट LB + BH + LH होता है वो कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें L + B + H का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका एक्सपेंशन में होगा L² + B² + H² + 2 इन ब्रैकेट LB + BH + LH, ये हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिए L + B + H दिया हुआ है, तो 6√3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये √ओवर में दिया हुआ है L² + B² + H², तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो L² + B² + H² ये हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हम लोगों को ये वाला वैल्यू 12 सेंटीमीटर, प्लस जो चाहिए हमको TSA, इसको यहाँ पे मैं TSA ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये TSA की इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए 6 6 36 × 3 इक्वल टू 12 प्लस TSA, तो यहाँ पे TSA इक्वल टू होगा 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 108 - 12, तो 8 में 2 गया तो 6 और 10 में 1 गया तो 9, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना इस क्यूबाइड का जो है वो TSA हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में जो है ना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है 24 है, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, तो हमको निकालना है कि जो डिफरेंस होगा मीडियन और मीन का क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 1 मीडियन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा मोड माइनस मीडियन, है ना। इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ये जो पूछा है वो मिल जाएगा मीडियन
माइनस मीन, और यहाँ पे देखिए मोड माइनस मीडियन जो है ना 24 दिया हुआ है, और जो चाहिए वो हमको मीडियन माइनस मीन चाहिए, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 24/2, और ये हमको मिल गया 12। तो मीडियन माइनस मीन जो है ना यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 12 है। तो यहाँ पे देखिए 14 का ऑप्शन बी होगा 12। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर व्हील का रेडियस दिया है 0.25 मीटर, लेकिन जो डिस्टेंस दिया है ना वो 11 किलोमीटर में दिया है। तो एक बार रोल करने पे एक सर्कमफेरेंस के बराबर का डिस्टेंस जो है ना एक सर्कुलर व्हील जो है वो टेबल कर लेता है। इसी मेथड से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ व्हील आर इक्वल टू दिया है 0.25 मीटर, तो इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे 2πr, जो कि होगा 2 × 22/7 × 0.25 मीटर। अब इसमें जो फार्मूला बनेगा, चूँकि एक रिवोल्यूशन में एक सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस को टेबल कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ व्हील टू टेबल 11 किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस अपन सर्कमफेरेंस हो जाएगा, और 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 11,000 डिवाइडेड बाई 2 × 22/7 × 0.25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11 और ये 000 आ जाएगा, 11 2 जा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और ये डेसिमल को चेंज करेंगे तो 25, और ये 100 जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 1 जा 25 और 400 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इक्वल टू 7,000 मीटर का डिस्टेंस, 7,000 रिवोल्यूशन में जो है ना ये 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको टेबल करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 7,000 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है ना डी हो जाएगा, ऑप्शन डी में 7,000 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास इज। तो हमको सम ऑफ लोअर लिमिट्स बताना है मीडियन और मॉडल क्लास का। तो देखिए मॉडल क्लास क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 15, 12 और 20 और 9। तो 20 जो है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका लोअर लिमिट जो है ना वो 15 है। उसके बाद मीडियन के लिए हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n के बराबर होता है और n/2 से हमको मीडियन क्लास मिलेगा। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 + 15 25, 25 + 12 37, 37 + 20 ये हो जाएगा 57, और 57 + 9 जो है वो 66 होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको 66 मिला, और n/2 जो है वो 66/2 होगा, जो कि 33 है। ठीक है, अब 33 देखिए इस वाले में आ रहा है, तो यही इसका मीडियन क्लास होगा। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, इस मीडियन क्लास का 10 है, और हम लोगों ने यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पहले से हमको निकाल लिया है, वो है 15। अब लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास प्लस लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास जो कि 10 है, इनको सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 15 + 10 = 25। तो देखते हैं ऑप्शन में 25 कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, जो कि है 25। अब क्वेश्चन 17 है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस जो है ना साइमल्टेनियसली रोल्ड किए जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो 6 जो है ना कम से कम एक बार आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि 2 डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 डाइस को रोल करने पे टोटल 36 से इवेंट पॉसिबल होते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि 6 एटलीस्ट 1 टाइम आए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 टाइम में ऐसा हो रहा है कि 6 एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 11 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसमें पूछा है कि एटलीस्ट 1 टाइम 6 आए, वो 11/36 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 11/36 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में जो है ना वो 11/36 है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि इफ़ 5 tan बीटा = 4 देन 5 sin बीटा - 2 cos बीटा डिवाइडेड बाई 5 sin बीटा + 2 cos बीटा = कितना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गिवन में है कि 5 tan बीटा = 4, तो देयरफॉर हो जाएगा tan बीटा = 4/5। ठीक,
अब यहाँ पे जो दिया है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग cos बीटा को डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 5 sin बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। तो cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया और sin बीटा अपॉन cos बीटा tan बीटा होगा, तो 5 tan बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 tan बीटा प्लस 2। ठीक, अब इसमें tan बीटा का जो वैल्यू है 4/5 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 2, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 कट गया, और 5 इंटू 4/5 प्लस 2, तो 5 बन जा ये भी कट गया, तो ये हो गया 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। तो 4 माइनस 2 2 होगा और 4 प्लस 2 6 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आएगा 1/3। अब देखते हैं ऑप्शन में 1/3 कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है ना इसका सही होगा 1/3। और क्वेश्चन 19 और 20 जो है ना असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो इसको पहले देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट ए है 19 क्वेश्चन में असर्शन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है ना 5780 है और उसका एचसीएफ जो है ना 17 है और एलसीएम जो है ना वो 340 है। तो सबसे पहले चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5780 है, क्या इक्वल हो रहा है एचसीएफ जो 17 है और एलसीएम जो 340 है। ठीक है, तो 17 इंटू 340 करने पे हमको क्या मिलेगा, ये मिल रहा है हमको 5780। माने ये तो सही है जो इसमें दिया हुआ है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 5780 के इक्वल है। अब इस स्टेटमेंट का रीजन दिया हुआ है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये भी सही है कि एचसीएफ जो है ना हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का, लेकिन एचसीएफ का एलसीएम का फैक्टर होना जो है ना असर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन में तो कुछ और बता रहा है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अपने अपने जगह ट्रू हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है स्टेटमेंट ए है असर्शन में कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर D 3 5 and E -3 -3 रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मिड पॉइंट्स के जो साइड्स ए बी और ए सी के हैं ट्राइंगल ए बी सी में, जो कि डी और ई हैं, और इसमें बता रहा है कि तब जो है ना बी सी का वैल्यू 20 यूनिट से होगा। तो सबसे पहले ना इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल को हमने ड्रा कर लिया है। अब हमको लेंथ ऑफ डी निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा √/-3 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 8 8 64 हो जाएगा इक्वल टू √/100 इक्वल टू 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बी सी जो है ना 20 यूनिट्स हैं और डी हमको मिला 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हाफ है इसका। तो अब इसका हम लोग रीजन देखते हैं। अब स्टेटमेंट में रीजन है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। बिल्कुल सही है कि अगर एक लाइन ज्वाइन कर रहा है किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है और वो क्या है उसके हाफ होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमको डी मिला वो 10 यूनिट्स मिला, तो इसीलिए बोथ सही हैं। इसमें स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए।